जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी कि सर्वोच्च न्यायालय है उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, उनका वेतन कितना होगा, उनका कार्यकाल कितना होगा। और इस वीडियो में हम उसका क्षेत्राधिकार या उसके फंक्शंस क्या क्या है, उसके पावर्स क्या क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 3 प्रकार का इसका एरिया होता है। एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय और तीसरा परामर्शदात्री। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं पहल करके कार्यवाही कर सकता है। अपीलीय अगर क्षेत्राधिकार की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है या कोई केस लाया जा सकता है। और परामर्शदात्री से मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार का परामर्श लिया जा सकता है। अब सबसे पहले है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ये हैं? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के बारे में दुर्गादास बसु कहते हैं कि यद्यपि हमारा संविधान एक संधि या समझौते के रूप में नहीं है, फिर भी जो संघ और राज्यों के जो रिलेशंस है, चाहे वो लेजिस्लेचर वाले हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, उनका जो विभाजन किया गया है वो विभाजन किस प्रकार से रहेगा, यह विभाजन ठीक है नहीं है, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। नंबर 1 है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो वो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में आता है। सेकंड है अगर इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट और कई स्टेट के बीच में अगर कोई होता है विवाद तो वो भी इसमें आता है। थर्ड है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच भी अगर कोई विवाद होता है, कहीं कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो भी इसमें आ जाते हैं, जिस पर डिसीजंस केवल सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है, राज्यों के उच्च न्यायालय नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। संविधान द्वारा जो भी प्रदत्त मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? वर्तमान में 6 है। इन मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनको भी अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32(1) में विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कार्यवाही करे। इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रारंभिक जो अधिकार है क्षेत्राधिकार, उसमें 2 प्रकार का हो गया, एक तो एकमेव अधिकार और दूसरा समवर्ती अधिकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा अधिकार, वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी इसको दिया गया है। इसमें क्या है कि समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का इसको अधिकार है। मान लीजिए राजस्थान, MP, UP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन राज्यों के उच्च न्यायालय में कोई मैटर है तो उन उच्च न्यायालयों के विरुद्ध यहाँ पर अपील की जा सकती है। अब वो कौन कौन से मामले हैं जिनमें अपील की जा सकती है वो आगे है। नंबर 1 है संवैधानिक मामलों में यहाँ पर अपील की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132 में यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या का कोई भी क्वेश्चन है तो ऐसे सभी जो मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं या उनको सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। सेकंड है दीवानी मामले। दीवानी मामलों का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले होते हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है, पहले तो यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें विवाद की राशि 20,000 रुपये से अधिक हो, लेकिन वर्तमान में इस धनराशि की जो सीमा है इसे हटा दिया गया है। इसमें अब सिर्फ इतना किया गया है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी प्रॉपर्टी वाले मामले आ सकते हैं
जिनमें कि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज है या इम्पोर्टेंट विवाद निहित है। थर्ड है फौजदारी मामले। फौजदारी मामलों से तात्पर्य होता है हत्या, चोरी, डकैती, लूटमार, इस तरीके से। इसमें है कि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर दिया हो, उसे मृत्युदंड दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। सेकंड है उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर किसी अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो, ऐसे मैटर्स भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि यहाँ पर ये मैटर सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लायक है तो जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वाले मामले, फौजदारी मामले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा कौन से मामले हैं जिनकी अपील की जा सकती है, तो उसमें कुछ स्पेशल मामले भी आते हैं। संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 132 से 134 तक उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। फिर भी कुछ ऐसे मामले होते हैं जो इसमें नहीं आते हैं। इसमें आर्टिकल 136 के द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, उन्हें सौंपा जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। नेक्स्ट है तीसरा जो पॉइंट है वो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। नंबर 1 था, आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सेकंड है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब थर्ड है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। ये आर्टिकल 143 में है। यदि कभी प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न है जो कि सार्वजनिक महत्व से रिलेट करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। लेकिन इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि उन्हें परामर्श देना ही पड़ेगा, और न ही राष्ट्रपति के लिए ये मैंडेटरी है कि वो इसे माने ही। इसलिए दोनों के लिए ही ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। वो क्यों होती जा रही है? 1980 से लेकर 2015 तक के वर्षों में जनहित अभियोग या न्यायिक सक्रियता की अगर हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निरंतर बढ़ता जा रहा है। जनहित याचिकाएं निरंतर यहाँ पर लगाई जा रही है, न्यायालय भी सक्रिय हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई रूपों में कार्य किया जाता है या फंक्शंस इसके हैं। इसमें है अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय का कार्य करता है, मतलब इसके जो डिसीजंस होते हैं वो कहीं भी पेश किए जा सकते हैं। इस न्यायालय के अभिलेख होते हैं वो सब जगह किसी भी कोर्ट में साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और उस पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय का ही है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। आर्टिकल 32 द्वारा यहाँ पर बहुत सारे रिट्स है, उसे जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण आदि लेख है। इसके अलावा भी जो जनहित अभियोग है न्यायिक सक्रियता के आधार पर ये कार्य करता है। अब बात आती है कि जो जुडिशरी है उसको स्वतंत्र किस प्रकार से रखा जाए। क्या वो किसी लोभ लालच में आ सकती है, क्या कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या किया गया है हम इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति का कार्य होता है वो प्रेसिडेंट के हाथों में होता है, और प्रेसिडेंट वो होता है वो किसी भी पार्टी से रिलेट नहीं करता है। मुख्य न्यायाधीश और उनकी नियुक्ति के बाद इसमें ये डिसीजन भी किया जाता है कि ये अपने कार्य बिल्कुल ठीक प्रकार से करे। इस प्रकार से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। सेकंड है कार्यकाल और उसकी सुरक्षा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये 65 वर्ष की आयु हमने यहाँ पर जो भी हमारी औसत आयु है उसको ध्यान में रखते हुए किया है। उन्हें साधारणतः उनके पद से विमुक्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटा जा सकते हैं, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थर्ड है वेतन इनका पर्याप्त होता है और संसदीय नियंत्रण से बिल्कुल परे होता है। न्यायाधीशों को उनकी प्रतिष्ठा और स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते, सुविधाएं और यात्रा वगैरह करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि वो किसी लालच में न आए। फोर्थ है कार्यपालिका या कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय अपने जो न्यायालय हैं उनके लिए कार्य नियमन है वो खुद बनाते हैं, इसलिए वे अपने कार्यों में भी स्वतंत्र होते हैं। फिफ्थ है जो कर्मचारी वर्ग है उन पर भी इनका खुद का नियंत्रण होता है। न्यायालय के कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण के अभाव में उनकी स्वतंत्रता को आघात पहुंच सकता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। सिक्स्थ है उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्तियों का तात्पर्य है कि ये जो भी डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजंस या निर्णय है वो आलोचनाओं से परे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन लिया तो उसकी आलोचना की जाएगी। इस प्रकार से इन कार्यों को करके स्वतंत्रता इनकी बनाए रखी गई है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।